फी एनसीईआरटी क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हवा मूव ही क्यों करती है, अपनी जगह रहे, एंड हाइट के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज होती है। अगर आप कहीं पे खड़े हुए हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हवा का दबाव है, बट क्योंकि हम इंसान पैदा ही उस प्रेशर के साथ होते हैं तो आवर बॉडी इज हैबिचुअल टू इट, हमें प्रेशर महसूस नहीं होता। अगर आपको समुद्र के बहुत नीचे ले जाया जाए, थोड़ा सा भी नीचे जाओगे तो आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। बहुत नीचे जाओगे तो ह्यूमन बॉडी उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगी, लेकिन जो मछलियां होती हैं गहरे समुद्र वाली, वो तो सस्टेन कर लेती हैं, है ना। तो ये बॉडी का आकार ही हमारा कुछ ऐसा होता है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है, बट एक्चुअली ये होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को बार्स, BAR बार्स में नापा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई, द वेट ऑफ एयर कॉलम इन अ यूनिट एरिया, छोटे से एरिया में जितना भी एयर कॉलम को जो वेट पड़ रहा है। ठीक है, कहां पे नापेंगे, माउंट एवरेस्ट पे जाके नहीं नापेंगे, मीन सी लेवल पे नापेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर के टॉप तक जितना भी वो प्रेशर पड़ रहा है वो सारा हम नाप लेते हैं। इसको नापने के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेनली, एक होता है मर्करी बैरोमीटर और एक एनेरॉइड बैरोमीटर। सी लेवल पे कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो अप्रोक्सीमेटली 1000 मिली बार्स, तो 1013.2 मिली बार्स। हवा मूव ही क्यों करती है, हवा इसलिए मूव करती है क्योंकि कहीं किन्हीं भी दो जगहों में अगर प्रेशर में डिफरेंस है तो हवा मूव करेगी। भाई जैसे पानी है, पानी क्यों मूव करता है, अगर कहीं पे ऊंचाई पे है पानी और नीचे ढलान है तो पानी अपना बहेगा नीचे। नदियों में इसलिए तो पानी बहता है, और क्या रीजन है, अगर नदी बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो तालाब बन जाएगी, पानी मूव नहीं करेगा। फिर नदी में हल्का सा स्लोप होता है, बहुत जेंटल स्लोप होता है, इसलिए नदी बहती है। अब सेम चीज हवा के साथ होती है, जहां पे हवा हाई ग्रेडियंट पे है वहां से लो ग्रेडियंट पे जाएगी, यानी कि जहां पे हाई प्रेशर पे है वहां से लो प्रेशर पे जाएगी। अभी हाई प्रेशर और लो प्रेशर कौन बनाता है हवा का, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हवा की कितनी डेंसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपने देखा कि यहाँ पे है हाई प्रेशर एंड यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो दिमाग में ये चीज आनी चाहिए ना कि अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, अगर धरती के ऊपर एक जगह हाई प्रेशर है एक जगह लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा जाएगी, ये हमें पता है, इसलिए साइक्लोन्स वगैरह सारे बनते हैं। तो सिमिलरली वर्टिकली भी तो ऐसे ही होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे प्रेशर कम होता रहता है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जानी चाहिए। तो फिर हमें तो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग अपविंड्स एक्सपीरियंस करनी चाहिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ये। फिर हमें क्यों नहीं महसूस होती कि हवा रोज बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर जा रही है, जब तूफान आता है तो हवा लेफ्ट राइट जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो फिर जब यहाँ पे इतना प्रेशर में डिफरेंस है ये क्यों नहीं फील होता, उसका रीजन है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उस चीज को, प्रेशर को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, और फिर इस चीज को ऐसे भी सोचो कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हुआ है किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ये हुआ ही क्रिएट ग्रेविटी की वजह से है। अगर सोचो कि धरती से सारी ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या एयर का कॉलम इस तरह से बनेगा, नहीं। वो तो फिर हवा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, जितना हवा प्रेशर यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा फिर, है ना। तो एक्चुअली ग्रेविटी ने ही नीचे हाई प्रेशर बनाया है, तो इसीलिए हवा अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ग्रेविटी उसको रोक लेगी और ये एयर कॉलम बिल्कुल स्टिल रहता है। लेकिन जब भी सन रेज पड़ती हैं तो एक एडिशनल यहाँ पे एनर्जी मिल गई, क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो धरती को या पानी को हीट करती है, वो हीट उस एयर से कांटेक्ट में आती है, उस एयर को एनर्जी देती है जो एयर इससे धरती से टच हो रही है। अब क्योंकि वैसे तो भाई ये हवा ऊपर थी लेकिन ग्रेविटी इसको पकड़ के नीचे ले आई, अब क्योंकि इस हवा को जो नीचे दब गई है, जिसको नीचे ग्रेविटी ने बांध लिया है, क्योंकि इस हवा को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई है सन वाली लैंड के थ्रू, तो इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी से ये हवा बहुत धीरे 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 कुछ कर करा के अपना आराम से ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर क्लाउड्स वगैरह सारे फॉर्म होते हैं। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा क्यों नहीं जाती, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट क्यों नहीं फील होता, उसका सिंपल सा आंसर है ग्रेविटी उसको रोक लेती है। ठीक, एंड हवा जो मूव होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसी की वजह से पूरी धरती के ऊपर एयर सर्कुलेशन चलता है।
एंड टेम्परेचर रीडिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये आपको पता होगा ना कि सबसे ज़्यादा जो सन का इंसोलेशन होता है वो इक्वेटर के आसपास वाले इलाकों में होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में। और जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, यहाँ पे सन की रेस इंक्लाइंड हो जाती है, यहाँ पे इंसोलेशन कम होता है। तो फिर ये यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत ठंड है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कौन करता है? हवा करती है, सर्कुलेशन से, कि यहाँ से लैंड गर्म हुआ, लैंड गर्म हो तो हवा ऊपर गई, हवा ऊपर गई तो फिर इस तरह से ये पूरे सेल्स बनते हैं। अभी इन सेल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हीट यहाँ पे दूर तक जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग सेल्स होते हैं, हेडली, फेरल और ये पोलर सेल। और ये क्या दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं पोलर जेट स्ट्रीम। ये धरती से करीब 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पे होती हैं लैंड से, और ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो, मान लो एटमॉस्फेयर नहीं होता, सपोज एटमॉस्फेयर नहीं था, सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बाद प्रीलिम्स में। एटमॉस्फेयर नहीं होता, अब ये धरती है आपकी, अब यहाँ से सूरज की रेज आ रही हैं, जो आपको दिख रहा है कि सारे इलाके में सूरज की रेज आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे सूरज की रेज आ रही हैं तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाना चाहिए। और जहाँ पे रात हो रही है, नाइट हो रही है, वहाँ पे तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो वहाँ पे तो एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे तो हर जगह नहीं होता कि दिन में बहुत ही गर्मी हो गई कि हम लोग तप रहे हैं बिल्कुल, और रात को इतनी ठंड हो गई कि बर्फ पड़ गई बिल्कुल ही, ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़ा मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। क्यों मॉडरेट रहता है? एटमॉस्फेयर की वजह से। हवा हवा जो है अपने अंदर पूरी हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने या बहुत ज़्यादा कम होने अचानक से नहीं देती है। जब तक रात को धीरे धीरे अर्थ अपनी हीट लूज करेगी, लैंड वाटर अपनी हीट लूज करेगा, तो एटमॉस्फेयर उसको पकड़ के रखता है, आसानी से लूज नहीं होने देता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो रात को अर्थ अंधेरे में, जिस इलाके में अंधेरा है वो इलाका बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर उसको रोक के रखता है। एंड अगले दिन तक सुबह फिर से वो इलाका गर्म होने लग जाता है, क्योंकि धरती ये वाला इलाका घूम के, धरती के घूमने की वजह से फिर से सनलाइट में आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा होता है। ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, हाई प्रेशर वर्सेस लो प्रेशर वाला, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। लेकिन फिर भी अपड्राफ्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, एनसीईआरटी में करेक्शन है। एनसीईआरटी में ना, पिछली एनसीईआरटी में जो 2019-20 वाली थी और जो 2025-26 वाला रीप्रिंट आया था, उसमें भी दोनों में सेम गलती इन्होंने करी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट। ये टोटली गलत है, 100% गलत है ये, ठीक। तो हम पढ़ लेते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या चीज होती है। उससे पहले पढ़ते हैं आइसो बार क्या होते हैं। आइसो मतलब सेम, और बार हमने पढ़ा था ना कि एयर प्रेशर नापने का यूनिट क्या होता है? बार, ठीक है। तो जहां जहां पे एयर प्रेशर सेम होगा, उन लाइंस को हम, उन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। भाई आपने ये मैप बनाया, इस मैप पे मान लो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पे आपने देखा कि एयर प्रेशर यहाँ पे कितना है, हर जगह का नाप लिया। फिर आपने देखा मान लो यहाँ पे जितना भी है सेम एयर प्रेशर, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे, तो सब लाइंस को ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक आइसो बार, ठीक। फिर है व्हाट डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। हवा कितनी तेजी से चलेगी वो कौन डिसाइड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एक फैंसी सी टर्म है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मैंने भी आपको 2 मिनट पहले देसी भाषा में बताया था कि हवा के चलने का रीजन क्या है? प्रेशर में डिफरेंस। तो प्रेशर में डिफरेंस को ही बोल देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको बोल दिया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, खत्म, सिंपल, ठीक है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा आसान सा लग रहा है देखने में ये। जैसे मान लो ये वो इलाके हैं धरती पे जहां पे एयर प्रेशर 1008 मिली बार्स है, ठीक है। ये वो लाइंस हैं जहां पे इतना है प्रेशर, थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा और कम है, राइट। अब हवा कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हवा की टेंडेंसी होगी कि वो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ये हवा की टेंडेंसी है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कोरियोलिस फोर्स क्या चीज होती है। कोरियोलिस फोर्स हमेशा हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ धकेलती है। कहां की तरफ? राइट की तरफ, ठीक है। तो हवा जाना चाहती थी यहाँ पे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ पे लग रही है इस डायरेक्शन में, तो हवा ऐसी जाएगी। लेकिन जब हवा ऐसे जारी होगी तो क्या होगा?
कोरियोलिस फोर्स उसको थोड़ा राइट की तरफ मोड़ेगी, राइट, और मोड़ेगी और मोड़ेगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि हवा जो है वो ऐसे बहने लगेगी, एंड ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और ये कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो हवा के ऊपर कोई भी नेट फोर्स वर्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, एंड हवा इस तरफ जाएगी। ठीक है, यानी कि हवा पैरेलल टू द आइसोबार्स बहेगी, पैरेलल टू द आइसोबार बहेगी। ऐसी हवा को कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब मैंने यहाँ पे इतनी सारी कंडीशंस लगा दी कि हवा को ऐसे जाना था, फिर उसको थोड़ा इधर को राइट को टर्न मिलता रहा, और ज़्यादा राइट को, जब वो ऐसे जा रही थी और ज़्यादा राइट को नहीं जा पाएगी, अभी भी कोरियोलिस फोर्स लग रही है। जब वो पहले ऐसे जाना चाह रही थी तो हवा कोरियोलिस फोर्स ने उसको मोड़ दिया, ऐसे 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 करके उसकी डायरेक्शन यहाँ तक ले आई मोड़ मोड़ के। तो ओरिजिनली हवा को जाना था ऐसे, अब हवा जा रही है ऐसे, किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो आप ये कहोगे कि सर जब हवा अब ऐसे बह रही है तो क्या अब कोरियोलिस फोर्स लगनी बंद हो गई? नहीं, अब बंद नहीं हुई। कोरियोलिस फोर्स अभी भी लग रही है, जब हवा ऐसे बह रही है उसके बाद भी कोरियोलिस फोर्स लग रही है, लेकिन अब कोरियोलिस फोर्स उसको यहाँ पे नहीं ला पा रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी लग रही है, तो दोनों दूसरों को कैंसिल कर लेंगे। तो ये बड़ा ही अजीब सा एक सिचुएशन बन जाती है, बैलेंस्ड सिचुएशन बन जाती है। अब जरूरी तो नहीं कि हमेशा बनेगी, तो ये बैलेंस्ड सिचुएशन कभी कभी बनती है, ठीक है ना, मतलब कभी कभी, मतलब बहुत स्पेशल कंडीशंस में, स्पेशल इलाकों में बनती है, अर्थ के लैंड से करीब 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पे, जहाँ पे जो लैंड की अनइवननेस है वो उसको डिस्टर्ब ना करे, यही फोर्सेस आपस में लड़ पाए, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो वहां पे जो इस तरह की फाइनली विंड बनती है, जो आइसोबार्स के पैरेलल बहती है, ये आइसोबार्स हैं, इनके पैरेलल बहती है, उस विंड को कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्लियर है बिल्कुल? अब यहाँ पे दिया हुआ है आपकी, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा हवा तेज बहेगी, राइट। अच्छा, अब ये लाइंस देखो, 1008 मिलीबार, 1004, 1000। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद 8 मिलीबार का प्रेशर डिफरेंस आया है। हवा को प्रेशर डिफरेंस दिखा, हवा यहां से यहां चली गई, राइट। अब ये लाइंस कितनी दूर हैं? दोनों की दोनों 2 किलोमीटर दूर हैं। अब इन लाइंस को बहुत पास ले आओ, मान लो ये 1000 मिलीबार वाली लाइन यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे होती, तो अभी भी पहले जो डिफरेंस था 8 मिलीबार का, अब कितना डिफरेंस है? वो भी 8 मिलीबार का है। लेकिन पहले ये 8 मिलीबार का डिफरेंस इतने बड़े रीजन पे फैला हुआ था, और अब ये 8 मिलीबार का डिफरेंस छोटे से इलाके में है। तो आपको क्या लगता है कहां पे ज्यादा स्पीड से हवा बहेगी? यहां पे, इस वाले केस में, है ना। तो यानी कि जितनी पास पास आइसोबार की लाइन होगी, ये पास पास हो गई, उतनी ज्यादा स्ट्रांग हवा होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रांग हवा होगी। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब आइसोबार्स पास पास होते हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से स्ट्रांग विंड बहती है। जब आइसोबार लाइंस बहुत दूर होंगी, 2-3 किलोमीटर इतना दूर दूर फैली हुई हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो सही, लेकिन बहुत वीक होगा, इसलिए उसमें वीक विंड बहेगी। ठीक है, फ्रिक्शन से क्या होता है? अब हमारी धरती बिल्कुल स्मूथ तो है नहीं, यहाँ पे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग्स हैं, है ना। तो उसकी वजह से हवा जब बहती है उसको फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और फ्रिक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? पानी के ऊपर या धरती के ऊपर? लैंड पे, लैंड पे ज्यादा होगा, क्योंकि पानी तो ऑलमोस्ट स्मूथ होता है, ऑलमोस्ट स्मूथ होता है, लेकिन लैंड के ऊपर पहाड़, बिल्डिंग्स, पेड़, बहुत सारी चीजें होती हैं, और जनरली इसका जो इम्पैक्ट होता है वो 1-2 किलोमीटर तक ही रहता है फ्रिक्शन का, लैंड की वजह से फ्रिक्शन होता है। कोरियोलिस फोर्स, अब थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स को समझ लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले समझाया हुआ है मैंने ये। बचपन से एक चीज आपको रटी हुई है, उसको यूं भूलो कि सूरज ईस्ट में उगता है, ये तो पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सूरज ईस्ट में उगता है, सूरज ईस्ट से वेस्ट जाता है। क्यों? सूरज जहां है वो वहीं रहता है, हम उल्टा जा रहे हैं, हम लोग वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, है ना। तो सूरज ईस्ट से वेस्ट नहीं जाता है, हम लोग, धरती वेस्ट से ईस्ट जाती है। लर्न हो गया? क्लियर है? धरती, बार बार बोलो, धरती वेस्ट से ईस्ट जाती है, क्योंकि हमारी धरती वेस्ट से, हमारा जो लैंड है, लैंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए बाकी सारी चीजें ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। तो अगर सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो वैसे ही हवा की भी टेंडेंसी होगी ईस्ट से वेस्ट जाने की।
अब क्योंकि उस हवा को भी हमने फ्रिक्शन की वजह से अपने साथ साथ घुमा लिया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं जाती। भाई हवा में जो धरती के ऊपर हवा है और जो लैंड है, उनमें आपस में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई है, क्योंकि वो लोग इतने सालों से मैरिज में रह रहे हैं। तो उनके बीच में इतनी घनी बॉन्डिंग बन चुकी है कि हवा भी धरती के साथ साथ वैसे ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश करती है काफी हद तक, लेकिन प्रॉपरली नहीं जा पाती है। इसलिए नेट इफेक्ट क्या होता है कि सारी चीजें धरती के डायरेक्शन के ऑपोजिट घूमती हैं, धरती वैसे ईस्ट जाती है। इसलिए हवा की नेचुरल टेंडेंसी है ईस्ट से वेस्ट जाने की, सूरज की टेंडेंसी है ईस्ट से वेस्ट जाने की। जितने स्टार्स हमें दिख रहे हैं उन सभी स्टार्स की टेंडेंसी है ईस्ट से वेस्ट जाने की, मून की टेंडेंसी ईस्ट से वेस्ट जाने की, क्योंकि हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट जा रही है। क्लियर है? तो ये सारी राम कथा मैंने क्यों समझाई कि आप मत भूलो कभी भी कि हवा की नेचुरल टेंडेंसी क्या है। हवा की नेचुरल टेंडेंसी है ईस्ट से वेस्ट जाने की। क्लियर है? अब इक्वेटर के पास वाली सिचुएशन सोचो, ये इक्वेटर है, ये इलाका एक भाई का, ये इलाका दूसरे भाई का। तो यहाँ पे जो विंड बह रही है उसको कोरियोलिस फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं मुड़ना है। क्यों मुड़ना है बाद में बताऊंगा, बट उसको कहीं ना कहीं मुड़ना है। अब ये सोचो कि अगर ये हवा जो इक्वेटर से जस्ट नॉर्थ में, अगर ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गई अपने और नीचे वाली राइट की तरफ मुड़ी, तो इनमें घमासान हो जाएगा। ये हमेशा लड़ती रहेंगी, हमेशा बहुत ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होती रहेगी इक्वेटर के ऊपर, हमेशा तूफान आते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो ऐसा ना हो, जंग ना मचे, इसीलिए भलाई इसी में है कि ऊपर वाली विंड राइट की तरफ मुड़ जाए और नीचे वाली अपनी लेफ्ट की तरफ। ये भी क्लियर हो गया। बस आपको दो चीजें लर्न करनी थी। पहली चीज, हवा नेचुरली ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी, एंड क्योंकि इधर जाएगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा को राइट मुड़ना पड़ेगा हमेशा, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। बात खत्म। इतना ही है कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है? तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। अब मान लो यहाँ पे कोई लोकल विंड है जो ऐसे जा रही है, लोकल विंड तो जा सकती है किसी न किसी रीजन से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है कोई विंड सपोज, तो उस पर भी ये फोर्स लगेगी कोरियोलिस, वो राइट की तरफ जाएगी। कोई विंड अगर ऐसे आना चाह रही है सीधी सीधी नीचे, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, इसकी तरफ ऐसे मुड़ जाएगी राइट की तरफ। तो विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा अपने राइट की तरफ मुड़ती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है? अब ये क्या चीज होती है कोरियोलिस फोर्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कंसेप्ट है। मान लो आप यहां पे खड़े हो एंड आपका दोस्त यहां पे खड़ा है। ठीक है? ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ये पूरा सिस्टम घूमता है, ये पूरा सिस्टम क्या करता है, ये कैसे बंद होगा, ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है अर्थ की तरह से। तो क्या होगा, पूरा जब ये एक रोटेशन आपने लगाया, इस पे खड़े खड़े आपने पूरा रोटेशन लगाया, तो आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि आप सर्कमफ्रेंस पे हो, आपने जो भी सर्कमफ्रेंस कवर किया और टी टाइम में कवर किया, वही आपके दोस्त ने किया। उसने भी पूरा सी सर्कमफ्रेंस कवर किया, टी टाइम में कवर किया, क्योंकि दोनों सही सेम चीज पे खड़े हुए हो, सेम चीज में घूम रहे हो। तो यहाँ पे कोई कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप एक बॉल फेंकोगे अपने दोस्त की तरफ तो वो कैच कर लेगा। आप लोगों को कोई परवाह नहीं है कि आप लोग घूम रहे हो, आप लोग ये पूरा सिस्टम, ये बहुत बड़ी धरती है, मान लो जीप तरह की धरती है पैरेलल यूनिवर्स में, ये धरती घूम रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर बॉल फेंकोगे तो सीधा इस बंदे को बॉल मिलेगी। लेकिन हमारी जो असली अर्थ है उसमें अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो, आपका दोस्त किसी मिड लैटिट्यूड पे है, आप दोनों सुपरमैन हो, कैचम कैच खेल रहे हो, आपने उसकी तरफ बॉल फेंकी तो उसको बॉल कभी मिलेगी ही नहीं, बॉल पहुंच जाएगी यहाँ पे। आप बिल्कुल ठीक फेंकोगे, आप बिल्कुल उसकी तरफ फेंकोगे बॉल, लेकिन बॉल पहुंच जाएगी यहाँ पे। क्यों? तो इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों ही घूम रहे हैं अपने एक्सिस पे। फर्क ये हुआ कि ये सिलिंड्रिकल शेप है और ये स्फेरिकल शेप है। इसमें फर्क ये पड़ गया कि आपका जो रेडियस था, आपका जो रेडियस था और इस बंदे का जो रेडियस है सेम है, लेकिन जब आप इक्वेटर पे खड़े हो तो आपका रेडियस ज्यादा है, आप जिस धरती पे घूम रहे हो आपका रेडियस ज्यादा है, लेकिन वो बंदा जिस मिड लैटिट्यूड पे खड़ा है उसका रेडियस कम है। यानी कि आप दोनों ने ही 24 घंटे में एक परिक्रमा करी है। धरती 24 घंटे में घूमती है ना एक बार, आप दोनों ने 24 घंटे लिए, लेकिन टाइम तो दोनों ने सेम लिया, लेकिन आपने ज्यादा लंबा सर्कमफ्रेंस कवर किया, उसने छोटा सा सर्कमफ्रेंस कवर किया उन्हीं 24 घंटे में। राइट? इसी से सारा फर्क पड़ जाता है कि अगर आपने ऐसे बॉल फेंकी सीधी तो बॉल इधर मुड़ जाएगी। ठीक है? इसको आप कैसे, और एक जिन लोगों को फिजिक्स थोड़ी सी आती है उनको हल्का सा हिंट दे रहा हूं मैं, कि मान लो यहां से कोई ऑब्जेक्ट उड़ता है, तो जब वो उड़ना शुरू कर रहा था तो उसके पास ऑलरेडी एक स्पीड थी इस डायरेक्शन में, और जब वो हवा में उड़ रहा होगा उसकी वो स्पीड हमेशा मेंटेन रहेगी।
लेकिन धरती का जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो लीनियर स्पीड चल रही है वो अलग है, वो कम है काफी। क्यों कम है? क्योंकि बताया ना यहाँ पे रेडियस कम है। सेम टाइम पीरियड में इस वाले पॉइंट को कम एरिया कवर करना है, कम डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए इस वाले पॉइंट की स्पीड कम होगी। लेकिन जो आपकी बॉल जा रही थी उसकी स्पीड तो इस डायरेक्शन में सेम ही है, इसलिए ये धरती पीछे रह जाएगी और आपकी बॉल आगे निकल जाएगी। आपकी बॉल अगर अपनी स्पीड कम करती रहे, ये वाली स्पीड कम करती रहे, तो यहाँ पे पहुंचेगी, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड मेंटेन्ड है इसलिए वो थोड़ा आगे निकल जाएगी और आपका ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा यहीं कहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा राइट की तरफ कर्व होता है। वापस आ रहे होंगे तो भी ऐसे आना था, लेकिन राइट की तरफ कर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गई साइंस वाली, अच्छी बात है। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, लोड लेने वाली बात नहीं, यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग है, लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि सर कोरियोलिस फोर्स क्या चीज है, इसलिए मैंने समझा दिया। राइट, तो ध्यान रखो, कोरियोलिस फोर्स एक अपैरेंट फोर्स है, ये कोई रियल फोर्स नहीं है। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हमने फिजिक्स पढ़ी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है दैट इज अ स्यूडो फोर्स, इट इज अ अपैरेंट फोर्स, वो कोई रियल फोर्स नहीं होती सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब झूले पे झूलते हो गोल 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 गोल, तो आपको लगता है ना बाहर की तरफ कोई धक्का दे रहा है आपको, तो आपको लगता है तो ये असली फोर्स है, इट इज अ रियल फोर्स कि समवन इज पुशिंग यू आउटसाइड, बट इट्स रॉन्ग, कोई आपको बाहर की तरफ धक्का नहीं दे रहा। दैट इज अ स्यूडो फोर्स। एक्चुअली आप अंदर की तरफ धक्का नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि कोई आपको बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो उसी तरह से कोरियोलिस फोर्स एक रियल फोर्स नहीं होती, एक अपैरेंट फोर्स होती है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिफ्लेक्ट करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो दो रीजन क्या हुए कोरियोलिस फोर्स के, एक हुआ कि अर्थ रोटेट कर रही है एंड दूसरा अर्थ स्फेरिकल है। अगर अर्थ सिलिंड्रिकल होती, जैसा बताया मैंने आपको नीचे, अगर सिलेंडर की तरह होती तो कोरियोलिस फोर्स नहीं बनती। ठीक है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। एनसीईआरटी कहती है कि इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नहीं, ये टोटली गलत है, बताया मैंने आपको ऊपर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स दिख रही है आपको, यहाँ पे आ रही है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो यहाँ पे है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू इट? वो तो इनिशियली था ना, जब आप कुछ भी नहीं मान रहे थे, वो तो उस कंडीशन में था। बट नॉर्मली हमेशा क्या होगा, नॉर्मली हमेशा कोरियोलिस फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर जाएगी, ना कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। एनसीईआरटी का डायग्राम खुद ये चीज कहता है, ठीक है ना, कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जा रही है और ये आपकी कोरियोलिस फोर्स जा रही है। कहाँ है परपेंडिकुलर? नहीं है ना परपेंडिकुलर। फिर और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा ये फोर्स लगेगी। इक्वेटर पे बिल्कुल जीरो होगी और पोल्स पे एकदम मैक्सिमम होगी। क्यों? अरे बताया ना अभी आपको मैंने कि अगर इक्वेटर पे ही आप बिल्कुल खड़े हो, कहीं ऊपर नीचे बॉल वॉल नहीं फेंक रहे, यहाँ पे कोई रेडियस में डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन जब आप इक्वेटर से दूर की तरफ जा रहे हो, आपका रेडियस कम हो रहा है, तब ये फोर्स उतनी ज्यादा एक्ट करनी शुरू करेगी। जितना ज्यादा इक्वेटर से दूर जाओगे उतना ज्यादा रेडियस में कमी आ गई, जितनी ज्यादा रेडियस में कमी आ गई, बहुत ज्यादा रेडियस में डिफरेंस आ गया, इसलिए फोर्स और ज्यादा लगेगी। तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज जीरो एट इक्वेटर, बिल्कुल जीरो एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। सही है, एनसीईआरटी में दिया है एंगल ऑफ लैटिट्यूड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोर टेक्निकल टर्म होगी साइन ऑफ एंगल ऑफ लैटिट्यूड। भाई आपका यहाँ पे लैटिट्यूड कितना है? जीरो, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ रहा है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ गया ना, तो उसी तरह से ये फोर्स भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट कि इट इंक्रीजेज विद द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एग्जैक्टली इक्वेटर पे क्यों नहीं फॉर्म होते? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है। ठीक है, जियोस्ट्रॉफिक विंड मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि धरती से करीब 2-3 किलोमीटर ऊपर ये सिचुएशन बन जाती है जहां पे ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स आपस में बैलेंस कर लेती हैं, एक दूसरे को कट कर देती हैं। इस वजह से ये विंड आइसोबार के पैरेलल बहती रहती है। ठीक है, तो डिस्टेंस ध्यान रखना, 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पे जनरली जियोस्ट्रॉफिक विंड बहती है। अब हम बात करेंगे जनरल एयर सर्कुलेशन की। तो एयर, यूपीएससी सिंपली पूछ लेगा कि एयर सर्कुलेशन जो चलता है पूरा, ये प्लानिटरी विंड बेल्ट और दुनिया भर की चीजें चलती हैं, क्यों चलती हैं, इनके क्या क्या रीजन है, इनको क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? लैटिट्यूडनल हीटिंग वेरिएशन, ठीक बात है भाई, यहाँ पे हीट ज्यादा आ रही है सन की, यहाँ पे कम आ रही है, ये लैटिट्यूड है, लेटिव लाइंस है, लेटिवी लैटिट्यूड, तो यहाँ पे लैटिट्यूड पे ज्यादा हीट आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है। तो जब यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली इस हीट की वजह से कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा,
एंड वो हवा फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो पहला रीजन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है प्रेशर बेल्ट। ये सारी प्रेशर बेल्ट ही तो है, इक्वेटर पे ट्रॉपिकल वाली, फिर ये आपके हॉर्स लैटिट्यूड्स, रोरिंग 50s, रोरिंग 60, जो भी होता है वो सब, ये सारी प्रेशर बेल्ट्स हैं आपकी। ठीक है, सन्स अपेरेंट मूवमेंट, अब सन एग्जैक्टली हमेशा यहाँ पे शाइन नहीं करता रहेगा, सन की अपेरेंट मूवमेंट कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, तो उस हिसाब से प्रेशर बेल्ट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, मूवमेंट आ जाती है, तो उससे भी ये सारी विंड्स की डायरेक्शन थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो रही है। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, सन की जो हीट पड़ती है वो लैंड को जल्दी हीट करेगी। तो या अब जब लैंड जो सी ब्रीज लैंड ब्रीज वाला कंसेप्ट है, अगर लैंड ज़्यादा जल्दी हीट हो रहा है कंपेयर टू सी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ विंड्स बहेंगी, कुछ विंड्स ओरिजिनेट होंगी, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली वाटर है, तो वहाँ पे डिफरेंशियल हीटिंग तो नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड्स क्रिएट नहीं होंगी इस तरीके से। ठीक है ना, हालांकि वहाँ पे विंड ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन कम है, लेकिन लैंड और सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। एंड अर्थ की रोटेशन, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है ना, तो अर्थ रोटेट होती है, इसीलिए कोरियोलिस फोर्स होती है, और कोरियोलिस फोर्स होती है इसी वजह से आपका फिर ये सर्कुलेशन जो है ये भी इन्फ्लुएंस होता है। तभी देखो हमारे जो एरोज हैं ये वाले, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड सीधी जानी चाहिए, लेकिन सीधी क्यों नहीं जा रही, ये राइट की तरफ क्यों मुड़ रही है ऐसे, ये लेफ्ट की तरफ क्यों मुड़ रही है ऐसे, इसीलिए कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और कोरियोलिस फोर्स क्यों हो रही है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो सारे ऑप्शन ये सही है। वॉट मेंटेन्स द जनरल सर्कुलेशन, तो इतनी सारी, मतलब आप अपने मुंह से हवा निकालो, फू, हल्की सी हवा घूमेगी, सिर्फ पता भी नहीं चलेगा, और पूरी धरती पे इतनी सारी हवाएं घूम रही हैं, तो उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सुपरमैन है क्या कोई, या कोई भगवान जी है वहां से वो हवा हमारी स्टोरी कर दोगे इसमें भी कोई ना कोई, नहीं, वो हवा इसलिए जा रही है क्योंकि उसको सन से रोशनी मिल रही है, सन की रोशनी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उस रोशनी से जब लैंड गर्म होता है तो लैंड से कांटेक्ट में होने वाली एयर गर्म होती है, और वो एयर फिर ऊपर राइज करती है। ठीक है, एंड उसी की वजह से पूरा चक्र चलता है, और इसी एटमॉस्फेरिक मोशन से हीट जो है वो ट्रॉपिक्स से पोल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हम पढ़ेंगे ये तीनों सेल। ठीक है, ये तो पता ही है यार, मतलब अच्छा बता दूं एक और ये वाली चीज, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। देखो ये है हाई प्रेशर एरिया, ये है लो प्रेशर एरिया। तो बादल कब बनेंगे, बादल बनेंगे लो प्रेशर एरिया में। अगर कहीं पे लो प्रेशर है, अगर कहीं पे लो प्रेशर एरिया है, तो हर तरफ से विंड वहां पे आने की कोशिश करेगी। अब ये कोई ब्लैक होल तो है नहीं कि सारी विंड यहाँ पे समा जाएगी एक पॉइंट के अंदर, भाई विंड को एक लिमिट तक ही तो कंप्रेस कर पाओगे। ये विंड एक लिमिट में स्पीड से आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं आ पा रही है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है इसके अंदर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, विंड पास आएंगी सारी, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगी, उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होने से पहले ही ये चारों तरफ घूमेंगी 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 एंड ऊपर जाएंगी। जब वो ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, ठंडी हो जाएंगी। जब अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर इस हवा के अंदर कुछ पानी था, मॉइस्चर था, ठीक है, और जब ये मॉइस्चर के साथ ये हवा ऊपर गई तो ऊपर ठंडक है, तो ठंडी हवा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती है। जब ठंडी हवा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी तो मॉइस्चर छोड़ देगी, जितने पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे उनके ऊपर मॉइस्चर डिपॉजिट कर देगी, मॉइस्चर डिपॉजिट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, अल्टीमेटली ये पार्टिकल इतना ज्यादा भारी हो जाएगा मॉइस्चर के साथ में कि ये पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा, बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्लाउड फॉर्मेशन कब हुई, लो प्रेशर एरिया में। और जहां पे हाई प्रेशर एरिया है वहां पे हवा नीचे आ रही है, कोई हवा ऊपर जा ही नहीं रही बादल बनाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर स्काइज होते हैं। तो जिस रात को आपको दिखे कि ऊपर बिल्कुल साफ आसमान है, एकदम क्लियर आसमान है, तो समझ लो रिलेटिवली वहां पे हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है, और खूब बादल है तो मतलब आज दिन में यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना था। जैसे दिल्ली के अंदर कुछ दिनों से काफी बारिश हो रही है, उसका एक रीजन तो मानसून हो गया, दूसरा क्या है, आपने गर्मियों में देखा होगा कभी कभी अप्रैल के महीने में दिल्ली के इलाके में 3-4 दिन अचानक से बहुत तेज गर्मी पड़ जाती है, बहुत तेज गर्मी, ऐसा लगता है पता नहीं अवन में डाल दिया हमें, और फिर अचानक से शाम के टाइम धड़ाधड़ बारिश होती है कि पूछो मत क्या हो गया, वो थंडरस्टॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं कि अपड्राफ्ट इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा हवा ऊपर जाती है लो प्रेशर एरिया की वजह से कि ऊपर बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, बस ये चीज है, उसमें और कुछ भी नहीं है। हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब बचे हैं हैडली, फेरल एंड पोलर सेल। ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है ना, इसको एज इट इज लर्न कर लेना,
क्योंकि यही एग्जैक्ट वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो यूपीएससी अगर टेस्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी के एग्जैक्टली इन सेंटेंसेस को लिख देगा। तो इसको एज इट इज लर्न कर लेना। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इक्वेटर ये वाला है, ये वाला इलाका हो गया इक्वेटर वाला। फिर ये 30 डिग्री वाला इलाका हो गया, एंड ये आपका 60 डिग्री वाला इलाका, एंड ये हो गए आपके पोल्स। ठीक है ना, तो बात समझ गए। हम इस वाले इलाके की बात करें, इक्वेटर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है सन की, तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी, ठंडी होगी। अब ऊपर जाके कहाँ जाएगी? या तो बिल्कुल स्पेस में चली जाएगी, स्पेस में जाने की पावर नहीं है इसके पास इतनी सारी, है ना। और हल्की से भी इक्वेटर के नॉर्थ में है तो लेफ्ट में नहीं जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। साउथ वाली के साथ साउथ वाली राइट की तरफ आएगी, ये वाली लेफ्ट की तरफ जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इसके लिए इसके पास जो हवा नीचे से ऊपर गई, उसके पास ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं है, लेफ्ट जाने का ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा कि राइट की तरफ जाएगी। तो इसीलिए ये हवा राइट की तरफ जाएगी। अब राइट की तरफ जाएगी 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 तो क्या होगा? वो हवा कंप्रेस होगी। समझाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि मान लो इक्वेटर पे जो सरकमफ्रेंस है अर्थ का, रेडियस है, सॉरी सरकमफ्रेंस है, वो 40,000 किलोमीटर है। ये लेंथ 40,000 किलोमीटर है। अब सोचो कुछ हवा है जो 40,000 किलोमीटर पे फैली हुई थी। उस हवा को अगर आप एक ऐसे इलाके में ले जाओगे जहाँ पे रेडियस कम है, जहाँ पे रेडियस मान लो 20,000 किलोमीटर है, तो जो हवा 40,000 किलोमीटर रेडियस में सरकमफ्रेंस में फैली हुई थी, उसको अचानक से अगर कम एरिया में जाने को बोल दिया जाए, कम एरिया में फेंक दिया जाए, तो क्या होगी? वो कंप्रेस हो जाएगी, हाई प्रेशर बन जाएगी। और ये हाई प्रेशर एरिया, फिर ये हाई प्रेशर से हवा नीचे की तरफ धड़ाम से आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाइज। ये हवा धड़ाम से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो यहां से ट्रॉपिक इक्वेटर से आपकी हवा ऊपर गई, एंड यहाँ पे जाके अल्टीमेटली उसका रेडियस कम हो गया, अर्थ का हवा कंप्रेस हो गई, तो वो धड़ाम से नीचे की तरफ आई। ठीक, सबसे ज्यादा हीटिंग कहाँ पे हो रही थी? यहाँ पे। अब सबसे ज्यादा ठंडक कहाँ पे है? सबसे ज्यादा ठंडक है सर हमारे पोल्स के ऊपर। पोल्स पे इतनी ज्यादा ठंडक है कि हवा नीचे की तरफ बैठती रहती है। तो बस 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपने। अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो, सिंपली डायग्राम बनाओ, एक लिखो यहाँ पे इक्वेटर, एक लिखो पोल्स। मुझे इतना कंफर्म है सर कि इक्वेटर पे हवा ऊपर जाएगी एंड यहाँ पे हवा नीचे आएगी। बीच में 2 चीजें होती हैं, होता है 30 डिग्री 60 डिग्री। तो अगर यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ पे नीचे आएगी, यहाँ पे नीचे का एरो बना दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ऊपर का एरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे आ रही थी तो अल्टीमेट यहाँ पे ऊपर जाएगी। खत्म, बन गया पूरा सेल। तो पहला सेल क्या हो गया? हेडली सेल, दूसरा फेरल, एंड तीसरा हो गया पोलर। तो ये बन गया हेडली सेल। ठीक है, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन बनी थी, यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से नीचे आ रही थी, तो ये पूरा डायरेक्शन बन गया। ये बन गया फेरल सेल, एंड ये बन गया पोलर सेल। कितनी सिंपल सी चीज है। कंफ्यूज कहाँ हो जाओगे? इसको फेरल बोल दोगे? नहीं, पहले हेडली, फिर फेरल, फिर पोलर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है क्या? नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो उसको ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। तो पहले एफ आना चाहिए था, बट पहले एच आता है। ठीक है, ये भी हो गया। क्या है ये? हाँ, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं अभी समझा दूं क्या? या चलो पहले एंसो देख लेते हैं, उसके बाद समझा दूंगा साइक्लोन्स का। या चलो एक समझ ही लो फटाफट एक चीज छोटी सी। जैसे कहीं पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों दिखाया कि हवा घूम रही है? हवा ऐसे ऐसे घूम के क्यों ऊपर जा रही है? साइक्लोन्स की वजह से फॉर्म होते हैं जनरली। भाई सिंपल सी बात है, हवा मान लो ये आप ऊपर से देख रहे हो, सुपरमैन हो, भगवान की दृष्टि से नीचे धरती की तरफ देख रहे हो, ये जमीन है पूरी, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, तो हवा हर जगह से आएगी इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए, यही करेगी ना हवा। इक्वेटर पे यही होता है, इक्वेटर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, हवा आती है, फिल करती है, ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है। लेकिन अगर आप हल्का से भी इक्वेटर से ऊपर नीचे जा रहे हो तो कोरियोलिस फोर्स आ जाएगी, हवा को स्ट्रेट जाने नहीं देगी। तो जो हवा सीधी आ रही थी वो कहाँ जाएगी? सीधी हवा कहाँ जाएगी? हल्की सी राइट की तरफ मुड़ जाएगी। ये वाली हल्की से राइट की तरफ, ये वाली हल्की से राइट की तरफ, ये वाली हल्की से राइट की तरफ। तो देख रहे हो सारी हवाएं इस तरफ घूम गई। तो हवा कैसे घूमेगी? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज विंड फ्लो। तो इसीलिए जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो हवा कैसे घूम रही है? काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है। बस ये था। और अगर हाई प्रेशर एरिया है तो क्या होगा? हवा को सीधा सीधा बाहर जाना था, लेकिन थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ेगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट, तो कौन सी डायरेक्शन बन गई? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई। सिंपल सी चीज थी। अच्छा,
ये एल नीनो ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन, भाई एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन लंबा लंबा चौड़ा वर्ड है लेकिन रिलेटेड है। फर्क क्या होता है, जो पानी में डिफरेंस क्रिएट हुआ टेम्परेचर में उसको बोलते हैं एल नीनो ला नीना, लेकिन उसकी वजह से पानी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हवा में सर्कुलेशन क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेयर बिटवीन ट्रॉपिकल ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक, ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं दूसरी क्लास में, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ पे फटाफट हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि मैं डिटेल में समझा चुका हूं पहले वहां पे आपको। ये आपका पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो गया, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पेरू की कोस्ट पे ठंडी हवा रहती है, ठंडा पानी रहता है, यहाँ पे कोल्ड करंट बहता है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे ठंडे की जगह गर्म पानी आ जाता है, वार्म वाटर आ जाता है, हॉट वाटर आ जाता है यहाँ पे, राइट। देखो इस चीज को वैसे समझो, ये तो ना ऊपर से दिखाया, इसको अगर आप साइड से देखोगे तो ये पेरू है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सारा पैसिफिक ओशन चल रहा है आपका। अब सन यहाँ पे हीट करेगा पूरे पानी को, इतना बड़ा पानी का वाटर बॉडी है ये। यहाँ पे नॉर्मली इक्वेटर पे हवा किस डायरेक्शन में चलती है बताया था मैंने आपको अभी, इक्वेटर पे हवा चलती है वो चलती है ईस्ट से वेस्ट, हवा भी सूरज की तरह चलती है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो नॉर्मली क्या होगा कि ये गर्म पानी जितना है टॉप लेयर में, ये सारा इस हवा के साथ साथ हवा इस पानी को यहाँ पे ले जाएगी ऑस्ट्रेलिया के पास में। नॉर्मली ऐसा होता है, अभी हम एल नीनो ला नीना की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही इतना बड़ा लैंड है, हर जगह समुद्र था लेकिन यहाँ पे लैंड है बहुत बड़ा, राइट। ऊपर से यहाँ पे गर्म पानी और आ गया सोने पे सुहागा, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट की वजह से लो प्रेशर एरिया अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब अल्टीमेटली हवा ऊपर जाएगी तो कहाँ जाएगी फिर घूम के, तो इधर जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये एयर एयर सर्कुलेशन पूरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये जो एयर सर्कुलेशन क्रिएट हो गया किसकी वजह से हुआ, पानी की वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। दूसरी बात, जब यहाँ से पानी उठ के यहाँ पे चला गया गर्म पानी, तो इस पानी को रिप्लेस करेगा ना, तो नीचे से ऊपर पानी आता है, अपवेलिंग्स होती हैं पेरू की कोस्ट पे, ठीक है। तो नीचे का और ठंडा पानी और यहाँ पे आ जाता है, तो नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। अभी नॉर्मली क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, जब ऑस्ट्रेलिया, अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला इलाका, सिर्फ ये वाला इलाका दिखाया था मैंने आपको अभी। अब ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में क्या है, मैस्करीन हाई है, यहाँ पे मैस्करीन हाई है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से अगर ऊपर की तरफ हवा निकल रही है बहुत सारी, तो इधर से आ रही है, इधर से आएगी, राइट। तो इस तरह से एक हवा यहाँ पे बन गई, एक हवा यहाँ पे बन गई, ठीक है। फिर मैस्करीन हाई यहाँ पे है, एंड इसी टाइम हमारा मानसून कैसे आता है कि यहाँ से जो हवाएं जा रही थी वो हवाएं फिर मैस्करीन हाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। इंडिया में, इंडिया यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे सारा पानी पानी था, यहाँ पे लेकिन लैंड है। तो कंपेयर टू दीज टू सिचुएशंस, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर, क्योंकि गर्मियों में लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट था तो हाई से लो की तरफ हवा जाएगी और सोमाली की कोस्ट से ऐसे टकराते हुए पूरी यहाँ पे मानसून आ जाता है। ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब क्या हो रहा है, मान लो यही सिचुएशन जो आपको एक्सप्लेन करी, ये सिचुएशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ये चीज किसी वजह से, तो क्या होगा, इंडिया में जो मानसून है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज्यादा बारिश होगी इंडिया के अंदर, है ना। ऑस्ट्रेलिया में जहां पे नॉर्मली बारिश हो रही थी, लो प्रेशर की वजह से बादल बादल बन रहे थे, वहां पे और ज्यादा होगा ये सारा काम। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में अगर ये नॉर्मल सिचुएशन और बढ़ जाती है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में उस साल बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। और अच्छे कौन होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं। तो इसलिए ला नीना, नीना एक लड़की का नाम है और नीनो लड़के का नाम है, लड़के बदमाश होते हैं, ठीक है। तो जस्ट याद करने के लिए बात कर रहे हैं हम। तो हमें चाहिए अच्छी बारिश इंडिया के अंदर, तो इसीलिए ला नीना इज अ गुड गर्ल, वो इंडिया में और ज्यादा बारिश लाती है, नॉर्मल सिचुएशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी आ जाना चाहिए, ये गर्म पानी लाती है वहां पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ला नीना गुड गर्ल, इट स्ट्रेंथन्स द मानसून इन इंडिया, ठीक है। अब उल्टा हो जाए तो सब कुछ उल्टा कर दो, कहो जी यहाँ पे किसी वजह से विंड्स नहीं चल पाई ज्यादा तेज से, पानी यहाँ पे गर्म इकट्ठा नहीं हो पाया, गर्म पानी यहीं पे रह गया। तो अगर पेरू की कोस्ट पे गर्म पानी रह जाए ज्यादा तो क्या होगा, अगर अगर पेरू की कोस्ट पे यहाँ पे ज्यादा पानी रह जाए तो उसको बोलेंगे एल नीनो। उस केस में ये जो भी सर्कुलेशन बना हुआ था आपका
कि यहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, हवा ऐसे चली, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आई। ये पूरा सिस्टम उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये सारा सिस्टम क्यों स्ट्रेंथन हो रहा था कि यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा, गर्म पानी ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस वजह से पूरा सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है। उल्टा नहीं होता। यूपीएससी बोलेगा कि द एयर सर्कुलेशन रिवर्सेस द डायरेक्शन ड्यूरिंग एल नीनो। यूपीएससी बोलेगा कि एल नीनो के दौरान देखो वो ये बोलेगा नॉर्मल सिचुएशन को स्ट्रेंथन हुआ तो ला नीना बन गई, लेकिन एल नीनो इसलिए खतरनाक है क्योंकि उस दौरान एयर सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है, जो कि टोटली गलत है। एयर सर्कुलेशन जो डायरेक्शन चल रही थी वही डायरेक्शन चलती रहेंगी, बस वो थोड़ी सी वीक हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पे उतना ज्यादा लो प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाएगा जितना ऑर्डिनरीली होना चाहिए था। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फिर रिलेटिवली कम बारिश होगी। जैसे कि इस साल कह रहे हैं कि काफी एल नीनो स्ट्रॉन्ग है इस साल 2026 में। ये हो गया एल नीनो। और एल नीनो मोदोकी का क्या मतलब हो गया, मिडिल वाला। तो ना तो ये लानीना, ना तो नॉर्मल सिचुएशन जितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब ना तो लानीना मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये, और ना ही ये बहुत ज्यादा रिवर्स कर रहा है, ये थोड़ा बीच में रहता है, ठीक है। तो बस यही है इसका कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन, ये जो बताया ना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन ड्यू टू द चेंज इन द वाटर टेम्परेचर। सदर्न ऑसिलेशन हो गया। तो एनसो क्या हो गया, कंबाइंड फिनोमिना ऑफ एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो, जब एल नीनो होता है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, कम बारिश होती है। एंड ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, पेरू में और साउथ चाइना में। क्यों, अरे एल नीनो का मतलब मैंने बताया ना, यहाँ पे ज्यादा गर्म पानी है। जब पेरू के ऊपर ज्यादा गर्म पानी है तो यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो मतलब यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया और पेरू के बीच में लड़ाई चल रही है। जहां पे ज्यादा गर्म पानी आएगा वहां पे ज्यादा बारिश आएगी। नॉर्मली यहाँ पे गर्म पानी आता है, यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। अब यहाँ पे अगर ज्यादा गर्म पानी आ गया एल नीनो में तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी। इन दोनों में फाइट होगी, इन दोनों में उल्टा हो गया। इंडिया और चाइना में राइवलरी है, इंडिया और साउथ चाइना में राइवलरी है। तो अगर इंडिया में ज्यादा बारिश हो रही है तो साउथ चाइना में कम बारिश होगी, एंड वाइस वर्सा। क्लियर होगी चीजें। तो ऐसे यूपीएससी सिंपल सा कंसेंटेंस बना देगा कि कहाँ पे कब क्या होता है। अब कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, वीडियो दोबारा देख लेना, लर्न हो जाएगा अच्छे से। अबे क्या है ये यार, लैंड ब्रीज सी ब्रीज बहुत ही आसान सी चीज़ है, फटाफट बता देता हूँ। गर्मी दिन का टाइम है, यहाँ पे लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है, लैंड गर्म हो रहा है तो यहाँ पे हवा ऊपर जाएगी, ठीक है ना। हवा ऊपर गई तो यहाँ से समुद्र की हवा इसको ठंडा करने के लिए आ गई। क्यों, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है, वाटर देर से गर्म होता है, ठीक है ना। तो वाटर रिलेटिवली ठंडा रहेगा, यहाँ पे ठंडी हवा रहेगी, ठंडी हवा भारी होती है, वो गर्म हवा को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। तो दिन के टाइम सी की तरफ से जो हवा आ रही है उसको बोलेंगे सी ब्रीज। रात के टाइम उल्टा हो जाएगा, रात के टाइम लैंड काफी जल्दी अपनी हीट छोड़ देगा तो लैंड कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन वाटर अपनी गर्मी को सोख के रखता है, उसका टेम्परेचर इतनी चेंज नहीं होता, इसलिए वाटर में गर्माहट रहेगी, वहां का हवा ऊपर जाएगी और यहाँ की हवा इधर आएगी। सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। अब पहाड़ों की बात कर लेते हैं। अब पहाड़ों में क्या है, आपको दिख रहा है कि ये सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही है सारी स्लोप के ऊपर। दिन के टाइम क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली बिल्कुल स्लोप होके स्लैंट होके नहीं पड़ रही, इस क्योंकि ये स्लोप पहले से टेढ़ी है, इसलिए जैसी सुबह होती है उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है और यहाँ पे हवा ऊपर जाती है। जब गर्म होकर हवा ऊपर जाएगी तो उसको भरने कौन आएगा, वैली की ब्रीज ऊपर आएगी। तो अगर आप यहाँ पे स्लोप पे हो तो सुबह सुबह आपको लगेगा नीचे से ठंडी ठंडी वैली की हवा ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। और जब रात होगी तो क्या होगा, रात होगी तो वैली की जो हीट है, जो दिन भर हीट होती रही धीरे धीरे वैली, वो वैली की हीट तो यहीं पे दबी रह जाएगी, आपस में रिफ्लेक्ट हो के यहीं पे रह जाएगी। लेकिन ये अपनी हीट सीधा ऊपर फेंक देगा, यहाँ से हीट निकलेगी, यहाँ टकराएगी वापस आएगी, यहाँ टकराएगी वापस आएगी, लेकिन यहाँ की हीट सीधा ऊपर निकल जाएगी बाहर। तो स्लोप्स रात होते ही स्लोप्स काफी ठंडी हो जाती हैं अचानक से, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पे इनमें गर्माहट थी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो माउंटेन ब्रीज आएगी ऊपर से नीचे की तरफ, शाम के वक्त हवा जाएगी। क्लियर है। जो हवा नीचे से ऊपर जाती है उसको बोलते हैं एनाबैटिक, और जो ऊपर से नीचे आती है उसको बोलते हैं कैटाबैटिक। जैसे किसी को काटते हो, चक्कू जब चलाते हो तो कैसे काटते हो, चक्कू को नीचे से ऊपर की तरफ लाते हो, नहीं। टमाटर को काटना है तो चक्कू ऊपर से नीचे की तरफ लाते हो ना। जैसे काटाबैटिक, काटा काटा मतलब ऊपर से नीचे लाना, तो काटाबैटिक विंड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये तो होती है पहाड़ों की बात। अब बात करो, सोचो बहुत बड़ा प्लाटू है, कोई बहुत बड़ा प्लाटू है, उसको भी इतनी सारी ठंडी हवा थी, जब वो हवा एकदम से नीचे आएगी, इतनी सारी हवा, राइट, तो उसको एक्चुअली बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। सही मायने में वो होती है कैटाबैटिक विंड, रियल ट्रू कैटाबैटिक विंड्स उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जनरली यहाँ पे होती है, एक तो मिस्ट्रल हो गई एंड यहाँ पे बोराज हो गई।
ठीक है। और अंटार्कटिका है, वहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीनलैंड है, इतनी बड़ी आइस शीट होती है, तो वहाँ पे ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज। एयर मासेस एंड फ्रंट्स। एयर मास क्या होता है भाई? जैसी प्रजा वैसा राजा, कहावत है ना। तो वैसे ही जैसा लैंड वैसी एयर। लैंड की क्वालिटीज एयर में आ जाती है। अगर मान लो लैंड कहीं पे बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो वहाँ का एयर भी हीट रहेगी। लैंड अगर कोल्ड है तो वहाँ की एयर भी कोल्ड रहेगी, है ना। तो बेसिकली अगर बहुत ज्यादा हवा इधर उधर नहीं चल रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो जो हवा है वो अपने लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लेती है। अगर ये कोस्टल इलाका है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, है ना। अगर ये पोलर इलाका है तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। तो उस हिसाब से एयर मास का मतलब सिंपली ये हुआ कि हवा का वो बड़ा सा टुकड़ा, ग्रुप, जिसकी एक जैसी क्वालिटीज रहती हैं, उसमें काफी हद तक, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं हो किया जा रहा है उसको बहुत ज्यादा, तो इसलिए उसमें एक जैसा अपना गर्माहट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब उसकी सिमिलर सी रहती है। तो अगर कोई वार्म ट्रॉपिकल ओशन रीजन है तो ऑब्वियसली वहां पे जो हवा होगी उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, है ना, और वो रिलेटिवली गर्म होगी। लेकिन अगर वो पोल्स के पास वाली जो हवा है वो कैसी होगी? ठंडी होगी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। मॉइस्चर कंटेंट क्यों कम होगा? क्योंकि ठंडी हवा में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, उसमें कम मॉइस्चर होगा। ठीक है। एंड मैं एब्सोल्यूट उसकी बात कर रहा हूँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगले चैप्टर में देख लेंगे दोनों में क्या फर्क होता है। फ्रंट क्या होता है? जो भी एयर मास है उसकी कोई बाउंड्री होगी भाई। जैसे अगर मैंने कहा कि यहाँ पे ठंडा इलाका था, ये पोल्स वाला इलाका है, तो यहाँ पे ठंडी हवा रहेगी पूरी। ये गर्म इलाका है, यहाँ पे पूरी गर्म हवा रहेगी। तो इनका कोई फ्रंट तो होगा, प्रॉपर पेंसिल से खिंची हुई लाइन नहीं होगी, लेकिन ब्रॉड एरिया होगा कि हाँ भाई यहाँ पे ठंडी हवा है, यहाँ पे थोड़ी गर्म हवा है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रंट। कोल्ड फ्रंट का क्या मतलब हुआ? एक तो हो गया फ्रंट, फ्रंट का मतलब ये बाउंड्री लाइन हो गई। अब अगर ये पूरा का पूरा एयर मास किसी वजह से मूव करने लगे, तो जो एयर मास मूव करता है वो बोल दिया जाता है। जैसे मान लो अगर कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है तो बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। ठीक है। अगर वार्म एयर मास मूव कर रहा है तो बोल देते हैं वार्म फ्रंट। ठीक है। तो कोल्ड फ्रंट का क्या मतलब हुआ कि जो कोल्ड हवा है, कोल्ड एयर मास है, वो वार्म एयर मास की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। एंड ऑक्लूडेड क्या होगा? अगर मान लो ये दोनों एक तरफ से मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ठंडी हवा नीचे की तरफ रहती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ रहती है। तो ठंडी हवा नीचे चली जाएगी, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, राइट। और ऐसे फ्रंट को क्या बोल देंगे फिर हम? ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट यानी कि व्हेन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, राइट। एंड थोड़ा हाइट पे रहेगा ये, मतलब बिल्कुल चिपका नहीं रहेगा। स्टेशनरी फ्रंट क्या हो गया कि ये बाउंड्री ऐसी की ऐसे ही है, कोई भी किसी की तरफ मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। ये तो मतलब सिंपल चीज, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। मेन इसका कंसेप्ट कहाँ आता है? ये आता है टेम्परेट साइक्लोन्स में, टेम्परेट साइक्लोन्स में या फिर टॉर्नेडोज में। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारी धरती है, जैसे मान लो ये है, तो ये जो नॉर्दर्न इलाका है यहाँ पे कोल्ड फ्रंट है सारा, है ना, और यहाँ पे रिलेटिवली गर्म हवा रहेगी। तो जो टेम्परेट एरियाज होते हैं, जैसे यूएसए हो गया या यूरोप हो गया, तो उन इलाकों में ऊपर से ठंडे एयर मास आते हैं, नीचे से गर्म एयर मास आते हैं। तो इसीलिए इन इलाकों में ये टेम्परेट साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू दिस फ्रंटोजेनेसिस। ये फ्रंट बन जाते हैं, कोल्ड और हॉट एयर मास के बीच में फ्रंट बन जाते हैं, बाउंड्रीज बन जाती हैं। वो बाउंड्रीज आपस में एक दूसरे को धक्का देती हैं, ये ऊपर जाती है, सारा मॉइस्चर नीचे गिरा देती है, वो बड़े साइक्लोन्स बनते हैं, वो सब चीज़ होती हैं। इस तरह से टॉर्नेडोज बनते हैं। इंडिया में टॉर्नेडोज क्यों नहीं बनते? ये बहुत कम बनते हैं, बहुत रेयर और बहुत वीक बनते हैं। अगर बनते हैं तो थोड़ा बंगाल असम साइड में बनते हैं तो अदरवाइज जनरली इंडिया में टॉर्नेडोज नहीं बनते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट बन ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। इतनी ज़्यादा डायरेक्ट सोलर इंसोलेशन हो रही है कि बहुत इजीली लो प्रेशर एरिया खत्म हो जाता है। लेकिन टेम्परेट एरियाज में क्या हो रहा है? धरती के टेम्परेट एरियाज में नीचे से गर्म, ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, नॉर्थ से ठंडी, साउथ से गर्म हवा आ रही है, एंड वो दोनों के अपने फ्रंट बनते हैं, फ्रंट आपस में घूमते हैं, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज बनते हैं। ठीक है। तो वो एप्लीकेशन पार्ट हो गया इसका। अब हम बात कर लेते हैं, वैसे एनसीईआरटी में आपका पहले साइक्लोन दिया हुआ है, साइक्लोन के बाद ये चीजें, बट हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में आप साइक्लोन पढ़ लेंगे। तो थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं? मैं वो बताया था ना कि गर्मियों में कई बार क्या होता है, अप्रैल के महीने में दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी 2-3 दिन। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो जितना भी मॉइस्चर वगैरह है वो सारा का सारा ऊपर की तरफ उड़ जाएगा,
राइट। तो उससे क्या होगा फिर, यहाँ पे ये मॉइस्चर अपड्राफ्ट बनेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग, एंड हवा ऊपर की तरफ जाती रहेगी। जब जाएगी ठंडी होगी, एंड यहाँ पे जितने भी मॉइस्चर है वो सारा, जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उन पे सारा मॉइस्चर इकट्ठा होता रहेगा, ये भारी होते रहेंगे। जब ये भारी होते रहेंगे पार्टिकल्स, तो नीचे तो आने की कोशिश करेंगे रेन की फॉर्म में। लेकिन क्योंकि नीचे से गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है उस दिन, कि ये हवा जो नीचे से ऊपर जा रही है वो उसको नीचे आने ही नहीं देगी, उसको और ऊपर लेके जाएगी, और ऊपर लेके जाएगी, और ऊपर लेके जाएगी, नीचे आने की कोशिश करेगा लेकिन उसको और ऊपर लेती जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बादल बनता रहेगा, बरसात नहीं हो पाएगी, बादल बनता रहेगा अचानक से। और जब इतना सारा बादल बन जाएगा अल्टीमेटली, तो कोई तो लिमिट होगी। जैसे मान लो शाम हो गई, ठीक है ना, सूरज थोड़ा कम होना शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली फिर ये सारा का सारा पानी एक बार में धड़ाम से सीधा नीचे आएगा। ठीक है। एंड क्योंकि ऊपर ये बहुत ज्यादा आइस क्रिस्टल्स भी बन गए होंगे काफी देर तक, क्योंकि पानी ऊपर था, तो आइस क्रिस्टल बन गए होंगे, आइस क्रिस्टल आपस में टकराएंगे, उनके बीच में चार्ज क्रिएट होगा, स्टैटिक चार्ज बनेगा, एंड अल्टीमेटली वो फिर आपस में बिजली भी कड़क सकती है। तो बिजली भी कड़कती है यहाँ पे फिर। ठीक है। तो वो सब होते हैं थंडरस्टॉर्म्स। तो वो बेसिक कंसेप्ट हो गया थंडरस्टॉर्म का। टॉर्नेडोज क्या होता है बता दिया मैंने आपको। टॉर्नेडो आपको पता ही है, इस तरह के दिखते हैं थोड़े से। अगर टॉर्नेडो धरती पे है, लैंड पे है, तो उसको टॉर्नेडो कहते हैं। अगर पानी के ऊपर बन रहा है तो उसको वाटर स्पाउट कहते हैं। वाटर स्पाउट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। टॉर्नेडो क्यों बने हमारे, आपको रीजन बताया मैंने, कि जब ऊपर से जनरली कोल्ड फ्रंट और नीचे से वार्म फ्रंट आते हैं, तो अल्टीमेटली यूएस यूरोप यहाँ पे ये हवाएं घूमती है। मेरे ख्याल से कल या परसों की न्यूज़ है, अभी अगस्त 2026 चल रहा है, अभी की न्यूज़ थी कि वो फ्रांस में आई थिंक या इटली में कोई टोर्नेडो आया था, एंड कई लोगों के घर तबाह हो गए उससे। हम साइक्लोन्स की बात करते हैं, तो साइक्लोन में कंफ्यूजन हो जाता है, टेम्परेट वर्सेस ट्रॉपिकल साइक्लोन में। तो ट्रिक याद करेंगे जिससे आपको ध्यान रहेगा कि किसकी क्या फीचर्स रहते हैं, ट्रिक। ठीक है। इंडिया में कौन से आते हैं, इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं मोस्टली, यहाँ पे इस एरिया से मेनलैंड की तरफ आते हैं, उड़ीसा कोस्ट पे स्ट्राइक करते हैं मोस्टली। ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे आते हैं, यूएस वगैरह में आते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शन के ऊपर कि कौन सा साइक्लोन ट्रॉपिकल किस डायरेक्शन में जाता है, टेम्परेट किस डायरेक्शन में जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, इंडिया का पता है, इंडिया में ट्रॉपिकल आते हैं, एंड ये जाते हैं हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। खत्म। तो इसलिए ट्रॉपिकल ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, क्योंकि इनको ईस्टर्लीज ला रही हैं, एंड ये हो जाएंगे वेस्टर्लीज, इनको ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, उल्टे हो गए ये। ठीक है। दूसरा, इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट है, राइट। तो जब न्यूज आती है कि साइक्लोन का इंपैक्ट हो रहा है, तो क्या पूरी इंडिया की सारी कोस्ट पे इंपैक्ट होता है, नहीं। जनरली एक या दो इलाके में होता है, या तो आंध्र प्रदेश पे लैंडफॉल होगा, या उड़ीसा में लैंडफॉल होगा, है ना। तो छोटे से इलाके को इंपैक्ट करता है। लेकिन यूएस की खबर क्या आती है कि भाई बहुत बड़ा एरिया, पूरी वेस्टर्न कोस्ट डिस्टर्ब हो गई है, ईस्टर्न कोस्ट पे अलार्म बच गया है ना। तो वहां पे वो बड़े इलाके को इंपैक्ट करते हैं टेम्परेट साइक्लोन। और वैसे भी आप देखो ना यार, मैं वो कंसेप्ट समझाया ना, कि यहाँ पे अगर इतनी सारी पोल से ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से गर्म हवा जा रही है, तो बहुत बड़े एरिया की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे तो छोटा सा एरिया है। इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली छोटे एरिया को इंपैक्ट करते हैं, छोटे से होते हैं। ठीक है। एंड बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि छोटे से हैं, बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ठीक है। छोटे से एरिया को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि छोटे हैं तो उससे छोटे से एरिया के अंदर ही बहुत ज्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है, इस वजह से इनकी विंड स्पीड जनरली थोड़ी ज्यादा रहती है। इनका जो मेन एनर्जी सप्लाई होता है वो सी से होता है, क्योंकि ये समुद्र को जब गर्म करता है सूरज हमारा, तो यहाँ पे जितना भी ये पानी इवेपोरेट होता है, वो सारी एनर्जी अल्टीमेटली सप्लाई होती है साइक्लोन को। जैसे ही ये साइक्लोन लैंड के ऊपर आता है, तो वो एनर्जी सप्लाई होनी बंद हो गई। अब क्योंकि एनर्जी इसको नहीं मिल रही, तो ये धीरे धीरे सारी एनर्जी यहाँ पे तबाही में निकाल देता है, एंड धीरे धीरे डिसिपेट हो जाता है। इसलिए दिल्ली के इलाके में कभी साइक्लोन नहीं आता, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, पहले उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन यूएस में आपको क्या होता है, यूएस में कैसे बनता है, यूएस में पानी से तो नहीं बन रहा साइक्लोन, वहां पे तो लैंड के ऊपर बन जाता है। क्योंकि वहां पे रीजन क्या है, फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, उसको तो पानी नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए वहां पे लैंड के ऊपर भी साइक्लोन्स बन जाते हैं। तो ये इस तरह से पहचान यहाँ पे लिखी है, ये आप इसको पढ़ लेना एक बार। ये मैंने आपको समझा दिया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, मान लो बे ऑफ बंगाल में, तो हवा ऐसे आएंगी, राइट की तरफ मुड़ेंगी, राइट की तरफ मुड़ के हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन में काउंटर क्लॉकवाइज बहेगी। तो ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये टेबल एनसीईआरटी में दी है। कैसे पढ़ना है इसको, साइक्लोन की बात कर रहे हैं, एंटी साइक्लोन की बात नहीं कर रहे हैं। साइक्लोन का मतलब लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा राइट की तरफ मुड़ेगी, राइट की तरफ मुड़ेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होगा उसका, इसलिए क्लॉकवाइज हो जाएगी।
एंटी साइक्लोन में जो भी आपका ये वाला था इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, जो भी साइक्लोन है उसका उल्टा 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 यहाँ पे हो जाएगा। कितना सिंपल सा डायग्राम। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी थी कि साइक्लोन मतलब लो प्रेशर एरिया और एंटी क्लॉकवाइज हवा घूमती है इसके अंदर, ठीक है। और अच्छा एक और चीज, साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है ना, तो ये लो प्रेशर एरिया है, हवा आसपास से आती है, अल्टीमेटली बिल्कुल पिन पॉइंट पे तो मिल नहीं पाएगी, तो पहले इतनी कंप्रेस हो चुकी होती है कि गोल गोल घूम घूम के अल्टीमेटली वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं आई वॉल, राइट। आई वॉल के बीच में क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, तभी तो हवा आ रही थी इतनी सारी, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। लेकिन इस पॉइंट के अगर बिल्कुल ऊपर देखोगे, ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री तक अगर चले जाओगे, तो वहां पे है हाई प्रेशर एरिया, एंड वहां पे हवा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ से एक्चुअली हवा नीचे आ रही होती है, लेकिन प्रॉपर नीचे तक नहीं आ पाती। यहाँ से करीब, जैसे ये डिस्टेंस आपको कितना है, ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से करीब 12 से 15 किलोमीटर का है। इसमें से हवा ऊपर से नीचे आएगी एंड धरती से टकराने से 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही वापस मुड़ के आई वॉल के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। तो एग्जैक्टली साइक्लोन के मिडिल में, एग्जैक्टली सेंटर में हवा की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि हवा बीच में आई और यहां से नीचे से ऊपर जाती है हवा स्पाइरल होके आई वॉल में, लेकिन आई में, एक्चुअल आई में हवा ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है। अब ये कंडीशंस हैं, जो 5 कंडीशंस आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ये तो नाम तो याद कर ही लोगे आप कि ये 5 कंडीशंस क्या होती हैं। इसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन होती है कि सी टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अल्टीमेटली साइक्लोन को एनर्जी कौन दे रहा है, सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन पानी को गर्म करता है, पानी को एनर्जी मिल गई सारी सन की, है ना। और जब पानी को एनर्जी मिली तो पानी इवेपोरेट हुआ, पानी जब इवेपोरेट होगा तो अल्टीमेटली जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा सा, पानी जब इवेपोरेट हुआ, जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली सारे क्लाउड्स बनेंगे। जब ये क्लाउड्स बनेंगे तो यानी क्लाउड्स क्यों बनते हैं, जब पानी कंडेंस होता है, बताया ना, जब पानी नीचे था, गर्म था, हवा नीचे थी, गर्म थी, तो मैं बार बार पानी बोल रहा था, हवा बोलना चाहिए था मुझे, मॉइस्चर रिच एयर। तो ये जो पानी इवेपोरेट हुआ, हवा में गया, हवा गर्म थी, एंड ये गर्म हवा में बहुत सारा मॉइस्चर था, जब ये ऊपर गई थोड़ी सी तो ठंडी हो गई। जब ये ठंडी हो गई तो ठंडी हवा पानी को नहीं होल्ड कर पाती है, वो पानी को छोड़ देती है, जो भी पार्टिकल्स उनमें छोड़ देती है, इसलिए सारे क्लाउड्स बन जाते हैं। एंड जब हवा पानी को छोड़ती है, यानी कि पानी जब कंडेंस होता है, तो लेटेंट हीट रिलीज होती है। ये जो हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ पानी में कि सन की हीट एब्जॉर्ब करी गई। जब ये पानी जब पानी हवा के साथ ऊपर गया, कंडेंस हुआ, तो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस में ये लेटेंट हीट रिलीज करेगा। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पे रिलीज करेगा। तो ये जो रिलीज कर रहा है, यही एनर्जी अल्टीमेटली आपकी साइक्लोन का इंजन है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से एनर्जी मिलती है साइक्लोन को, और इसलिए लैंड पे आके ये सप्लाई बंद हो जाता है एंड ये धीरे धीरे मर जाता है। तो सी सरफेस टेम्परेचर करीब 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये तो आपको ऊपर बता दिया था ना अभी, ये वाला, कि अगर बिल्कुल इक्वेटर है तो लो प्रेशर एरिया भर जाएगा, लेकिन इक्वेटर नहीं है तो ये घूमेगा एंड अल्टीमेटली इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज ये घूमेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये गलत दिखा रखा है, ये तो क्लॉकवाइज दिखा दिया इसने, है ना, ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एआई जनरेटेड डायग्राम्स हैं सारे, तो इसलिए थोड़ा सा इनएक्यूरेसीज है। तीसरी कंडीशन होती है लो विंड शीयर या फिर स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। ऐसा क्यों, जैसे मान लो ये आपका सरफेस था पानी का, यहां से हवा ऊपर गई, है ना, अब साइक्लोन बनने वाला था, ये हवा ऊपर जा रही, स्पाइरल हो गए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर 1-2 किलोमीटर ऊपर धरती पे बड़ी तेज विंड चल रही है, बड़ी, और सो ऊपर जाओ और तेज विंड चल रही है, किसी रीजन से, किसी ना किसी रीजन से विंड बहुत तेज चल रही है। तो क्या इस तरह से क्लाउड्स बन पाएंगे, क्या एक प्रॉपर फनल बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। तो इसीलिए ये जो विंड शीयर है, इसको शीयर कहते हैं, ये कम होना चाहिए, ज्यादा ये वेज फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा विंड में स्पीड में वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा सा वेरिएशन होना चाहिए सिर्फ। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो ये फिर भी वर्टिकल जैसा बन जाएगा क्लाउड, एंड इस तरह से साइक्लोन का टनल पूरा बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा।
प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। अगर कोई ना कोई पहले से वीक लो प्रेशर एरिया एग्जिस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल में इतने साइक्लोन्स क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो इंडिया है और ये साउथ चाइना, तो साउथ चाइना से जो साइक्लोन आते हैं वहाँ पे वो वीक होते 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 थाईलैंड के ऊपर वीक होते होते अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में आते हैं। बे ऑफ बंगाल में आके हमें पता नहीं चलता, बट एक्चुअली वो दे आर द रेमिनेंट्स, दे आर द डेड बॉडीज ऑफ द साइक्लोन्स फ्रॉम द साउथ चाइना सी। तो अगर एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया है, वीक एंटी साइक्लोनिक एरिया है, पहले से बना हुआ है, कोई सिस्टम बना हुआ है, तो इट्स बेटर, वहां पे साइक्लोन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। एंड अपर एयर डाइवर्जेंस, नीचे से आप हवा को पुश कर रहे हो, लेकिन अगर ऊपर किसी वजह से हवा ब्लॉक है तो ऊपर जा ही नहीं पाएगी, यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ऊपर ट्रोपोस्फियर के पास में, ट्रोपोपॉज के पास में एयर शुड डाइवर्ज। यहाँ पे अगर हवा डाइवर्ज हो रही है तो एक तरह के एग्जॉस्ट फैन की तरह काम कर रही है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो हवा को इधर उधर फेंक रहा है, और तभी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंड यहाँ से जो है हवा नीचे से सारी ऊपर जा रही है। ठीक है। तो अपर एयर डाइवर्जेंस, अगर ऊपर हवा डाइवर्ज नहीं हो पाएगी, अगर फैल नहीं पाएगी हवा ऊपर, तो अल्टीमेटली नीचे से ऊपर हवा जा ही नहीं पाएगी, यहाँ पे सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और अगर डाइवर्ज कर रही है अच्छी खासी, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है, खाली स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो और आसानी से नीचे से हवा ऊपर जा पाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने की। बाकी क्या चीजें थी आपके एनसीईआरटी के अंदर कि एनर्जी कहां से आती है? कंडेंसेशन से। बताया ना कि जब नीचे पानी भाप में बनता है एंड ऊपर आके ठंडा होता है, तो कंडेंसेशन करता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी से अल्टीमेटली क्लाउड्स बनते हैं एंड इसको पूरी एनर्जी मिलती है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा उतना ज़्यादा ये साइक्लोन्स स्ट्रांग होंगे। लैंड पे पहुंचने पे मॉइस्चर सप्लाई कट हो जाता है और इसीलिए साइक्लोन धीरे धीरे डिसिपेट हो जाता है, दिल्ली तक साइक्लोन नहीं आ पाता है। एग्जैक्टली जिस प्लेस पे ये साइक्लोन समुद्र से लैंड के ऊपर आता है उसको बोलते हैं लैंडफॉल। जनरली जैसे इंडिया में ओडिशा की कोस्ट पे होता है। साइक्लोन्स विच क्रॉस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली रिकर्व। इसमें क्या है देखो, एक सेकेंड, ये आप अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के आसपास मान लो इसको, इक्वेटर के आसपास। ठीक है। ये सपोज मान लो आपका 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री मान लो आप। ठीक है। अब हो क्या रहा था, साइक्लोन एक तरह से ऐसे आना चाह रहा था, डायरेक्टली स्ट्रेट आना चाह रहा था सपोज, लेकिन क्योंकि साइक्लोन जो भी चीज मूव कर रही होती है उस पर कोरियोलिस फोर्स अटैक करती है, तो ये अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट आना चाह रहा था साइक्लोन, ये स्ट्रेट नहीं आ पाएगा, ये थोड़ा सा जो है ना ये ऐसे घूम जाएगा। राइट। अब अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है आने की, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आने की उतनी ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर, उतनी ज़्यादा इसको टिल्ट करेगी। तो अगर ये नॉर्मली क्या होगा, ये इस तरह से एक्ट करेगा, नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक करेगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये शायद पहले ही मुड़ जाए, पहले ही यहाँ पे मुड़ जाए। तो अगर यहाँ पे 20 डिग्री के और ऊपर इससे पहले ही, मतलब 20 डिग्री क्रॉस करने पे तक वो लैंडफॉल नहीं कर पाया, तो चांसेस है कि वो लैंडफॉल यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा, वो पहले ही मुड़ गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर बांग्लादेश में जाके तबाही मचाएगा। ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा डेंजरस क्यों हो गया भाई? साइक्लोन का डेंजर लेवल बढ़ता रहता है जितना ज्यादा वो बुरी संगत में रहता है, जितना ज्यादा पानी के ऊपर रहता है, उसको बुरी शक्तियां मिलती रहती हैं पानी से, उतना ज्यादा वो डेंजरस बनता रहता है। अब यहाँ पे तो ये भाई यहीं पे आके टकरा गया था, लेकिन अगर ये रिकर्व होके यहाँ पे गया तो इसको ज्यादा डिस्टेंस मिल गया, ज्यादा लंबे टाइम तक ये साइक्लोन आपका पानी के ऊपर रहा, इसको और एनर्जी मिलती रही। इसलिए अगर ये इस तरह से 20 डिग्री के और ऊपर चला गया, ज्यादा लंबे टाइम तक पानी के ऊपर रहा, तो ये अल्टीमेटली और ज्यादा तबाही मचाएगा। आपको शायद पता होगा 3-4 साल पहले एक साइक्लोन आया था, जैसे अगर मान लो ये आपकी अर्थ है और ये आपका अफ्रीका है, ये इंडिया है, तो यहाँ से कुछ साइक्लोन चला था एंड वो जाते 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 पूरा अफ्रीका तक चला गया था। अब क्योंकि वो साइक्लोन इतना लंबा डिस्टेंस इक्वेटर के पास, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर था मेरे ख्याल से, शायद थोड़ा सा नीचे था, पता नहीं मुझे, तो वो जब इतने लंबे टाइम उसने व्यतीत किया, यहाँ पे तो बे ऑफ बंगाल से पास में ही है इंडिया, आ जाता है तब इतनी तबाही मचाता है, क्योंकि वो साइक्लोन इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके गया था, तो इस वजह से उसके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी थी कि उसने महा तबाही मचा दी थी मैडागास्कर के आसपास वाले इलाकों में, साउथ अफ्रीका के इलाकों में। ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो पानी के ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलती रहेगी। कहाँ है ये? एक सेकंड यार प्लीज़, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है। और क्या होगा कि यहाँ पे आई वॉल के आसपास बहुत सारे बादल बनेंगे भाई, जब इतना सारा मॉइस्चर उड़ा है ओशियन से, वो मॉइस्चर कहाँ जाएगा? बादल बनाएगा ना,
तो बिल्कुल ही ऊपर जाके थोड़ी ना बादल बनाएगा, वो नीचे से ही सारे बादल बनाता रहेगा। जैसे हल्का सा ऊपर जाएगा बादल बनाएगा, यहाँ पे बादल बनाएगा। तो हर जगह इतने सारे बादल बन जाते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी एक लड़ी, बादलों की लड़ी, बादलों की छड़ी बन गई है यहाँ पे। राइट। तो उसी को आपके एनसीईआरटी कह रही है। अब ट्रेन फ्रॉम द आई वॉल अ रेन बैंड्स में रेडिएट लाइक अ ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, जो बाहर की तरफ जाते रहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आई वॉल से आ रहे हैं तो कहाँ की तरफ जाएंगे, अंदर थोड़ा ना जाएंगे, वो बाहर की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।